नमस्कार। हम लोगों ने बायोट-सेवर्ट लॉ का एक्सप्रेशन पढ़ा था और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की थी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा था। राइट हैंड थंब रूल में हमने पढ़ा था कि जब स्ट्रेट लाइन कंडक्टर में करंट पास हो रहा होगा तो थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को और कर्ल ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। जब कंडक्टर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट था तो हमने बात की थी राइट हैंड पाम रूल की। वहां पर हमने कहा था कि जो फिंगर्स हैं वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, पाम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और थंब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जब हमने सर्कुलर कंडक्टर की बात की तो सर्कुलर कंडक्टर में कहा, हमने बात की थी कि कैसे निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो वहां पर राइट हैंड थंब रूल में जो कर्ल ऑफ फिंगर था वो रिप्रेजेंट कर रहा था करंट को और थंब रिप्रेजेंट कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड को। हमने बात की थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, आउटवर्ड टू द प्लेन है, तो उस कंडीशन में हम उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते थे और अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, इनवर्ड द प्लेन है, तो उसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते थे। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था तो उस पर एक फोर्स लग रहा था F इक्वल टू बी क्यू वी। मोशन ऑफ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमने बात की थी कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा बी क्यू वी साइन थीटा। हमने बात की थी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक चार्ज एंटर कर रहा है और चार्ज की जो वेलोसिटी है फील्ड वेक्टर यहां हमने डाउनवर्ड शो किया है और चार्ज का वेलोसिटी वेक्टर, दोनों के बीच अगर हम बात करते हैं कि एंगल थीटा बन रहा है, तो जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये सर्कुलर पाथ अटेन करेगा। पहली बात। दूसरी बात, इस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज बी क्यू वी साइन थीटा। अगर हम कहते हैं कि थीटा 0 डिग्री है दैट मीन्स फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर दोनों एक ही एक्सिस पे लग रहा है। अगर फील्ड वेस्ट टू ईस्ट लग रहा है तो चार्ज भी वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो उस कंडीशन में थीटा हो गया 0 डिग्री साइन 0 0। तो बी क्यू वी साइन थीटा, तो थीटा 0, तो इसका मतलब फोर्स हो गया 0। इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या यहां हम कहें थीटा 180, तो थीटा 180 में भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल, या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल दोनों एक ही एक्सिस पे या फिर मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल एक ही एक्सिस पे बट इन अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री के एंगल पे, तो दोनों ही कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाएगा दैट फोर्स इज 0। मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो मैक्सिमम, अच्छा अगर थीटा हम कहते हैं 90 डिग्री तो साइन 91,
तो साइन 91, तो फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम वी क्यू वी। दैट मीन्स अगर हम ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहा है, दैट मीन्स व्हाट, अगर हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे लग रहा है और वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, या मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे लग रहा है, वेलोसिटी जेड एक्सिस पे है, दैट इज एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम लगेगा एंड दैट फोर्स इज व्हाट, बी क्यू वी। तो जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो सर्कुलर पाथ अटेन करेगा और उस पर एक फोर्स लगेगा बी क्यू वी। अब बात यह करनी है कि जब चार्ज एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाएगा, जब फोर्स रहेगा तो ऑब्वियसली एक एक्सीलरेशन भी जनरेट होगा। तो एक्सीलरेशन कितना जनरेट होगा, तो अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो F इक्वल टू हमने कहा बी क्यू वी साइन थीटा, न्यूटन कहता है F इक्वल टू एम ए इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना जनरेट होगा, बी क्यू वी साइन थीटा ओवर एम। अगर हम कहते हैं कि फोर्स मैक्सिमम है, दैट इज बी क्यू वी लग रहा है, अगर हम कहते हैं कि फोर्स जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, दैट इज बी क्यू वी है, तो इस कंडीशन में एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, बी क्यू वी बाय एम। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा थीटा एंगल पे, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाएगा बी क्यू वी साइन थीटा, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल में एक एक्सीलरेशन जनरेट होगा एंड दैट एक्सीलरेशन इज बी क्यू वी साइन थीटा बाय एम, बी क्यू वाई बाय एम। एक चीज यहां पे अब हमें समझनी है कि ये जो एक्सीलरेशन होगा बेसिकली, और जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ अटेन कर रहा है। और हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पर एक सेंटीपीटल फोर्स लगता है। सर्कुलर पाथ पे किसी भी पार्टिकल को, किसी भी चार्ज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक सेंटीपीटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक सेंटीपीटल एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सर्कुलर मोशन जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे कि यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, दैट इज वो हम एक तो पढ़ भी चुके हैं उसको, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उस पर बाद में बात कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आ रहे हैं कि जब भी सर्कुलर पाथ पे, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, तो दोनों ही कंडीशन में उस पर क्या चाहिए, एक सेंटीपीटल फोर्स चाहिए, एक सेंटीपीटल एक्सीलरेशन चाहिए। तो यहां पर जो हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे वो एक्सीलरेशन कौन सा, सेंटीपीटल एक्सीलरेशन की बात करेंगे। दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो आती है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर फोर्स लगाया और ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करेगा, दोनों का एक्सिस डिफरेंट है, सर्कुलर पाथ पे प्लेन में मूव करेगा। तो जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो ऑब्वियसली उस सर्कुलर पाथ का एक रेडियस बनेगा, एक पर्टिकुलर रेडियस का सर्किल बनेगा, तो उसका रेडियस कितना होगा, है ना, और किस स्पीड से वो मूव करेगा, उसके मूवमेंट का टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये हमें बात करनी है। तो हम देखते हैं अब मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ v से, फील्ड एंड वेलोसिटी के बीच एक एंगल बन रहा है थीटा। फिलहाल हम मान लेते हैं थीटा इज
90 डिग्री, तो इस पर एक फोर्स लग गया BQV मैक्सिमम। तो अगर BQV फोर्स लगा, V इज वेलोसिटी, सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, मान लेते हैं इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हो गया R, तो जब ये R रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, BQV, और एक सेंटीमीटर फोर्स इस पर लगेगा mv²/r, सेंटीमीटर फोर्स इस पे लगेगा mv²/r। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, BQ = mv/r, एक वेलोसिटी कैंसिल हो गया, तो रेडियस ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, mv/bq। तो जब भी चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, mv/bq। तो ये तो निकल गया रेडियस ऑफ द पाथ, रेडियस ऑफ द पाथ। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि इसका किस वेलोसिटी से मूव करेगा, या कह लो कि एंगुलर वेलोसिटी की बात की जाए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इसकी, दैट इज ओमेगा। तो अगर हम यहां पे बात करें तो R इक्वल टू है mv/bq, तो V इक्वल टू हो जाएगा BQR/m। और हम लोगों ने 11th में एक चीज पढ़ी हुई है कि V इक्वल टू R ओमेगा, BQR/m। R को अगर कैंसिल करते हैं तो ओमेगा कितना आ गया, BQ/m। इस एंगुलर वेलोसिटी से ये रिवॉल्व करेगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पे किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ अटेन करेगा, वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ अटेन करेगा, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाता है तो फील्ड कोई फोर्स उस पर नहीं लगाएगा, तो इसलिए जरूरी है कि वो प्लेन में एक मूवमेंट हो और वो सर्कुलर पाथ अटेन करेगा। सर्कुलर पाथ जब वो अटेन करेगा तो उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो mv/bq होगा। दैट मीन्स रेडियस डिपेंड करेगा मास ऑफ चार्ज पे, चार्ज का मास जितना ज्यादा होगा उसका रेडियस उतना ज्यादा बनेगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, जबकि प्रोटॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻27 kg। तो डेफिनेटली प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन का मास ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम फील्ड में सेम वेलोसिटी से एंटर करेंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन का मास ज्यादा है, दैट मीन्स प्रोटॉन के सर्कुलर पाथ का रेडियस बड़ा होगा विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स एक बात यहाँ पे एक्सप्रेशन से क्लियर हुआ कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ किस बात पे डिपेंड किया, मास ऑफ द चार्ज पे, दैट इज चार्ज पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा उसका रेडियस उतना ज्यादा। दूसरी बात, रेडियस डिपेंड कर रहा है किस पे, वेलोसिटी पे। अगर दो चार्ज पार्टिकल ऐसा है जिसका चार्ज भी सेम है, जिसका मास भी सेम है और सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका सर्कुलर पाथ में रेडियस बड़ा बनेगा। तीसरा ये डिपेंड कर रहा है किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फील्ड पे। अगर हम फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो रेडियस छोटा होगा, अगर हम फील्ड के स्ट्रेंथ को कम करेंगे तो रेडियस बड़ा होगा। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर चार्ज को हमने एक फील्ड में डाला, वो फील्ड वेरिएबल फील्ड है, तो अगर वो फील्ड बढ़ रहा है, अगर वो फील्ड इंक्रीज होगा तो टाइम के साथ चार्ज का जो सर्कुलर पाथ बन रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस छोटा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस। लेकिन वही फील्ड अगर टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि रेडियस छोटा होता जाएगा।
अगर फील्ड बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर फील्ड डिक्रीज करेगा तो रेडियस इंक्रीज करेगा। तो जो एक्सप्रेशन हमने निकाला R इक्वल टू एम वी अपॉन वी क्यू, यहाँ पे रेडियस के साथ साथ चार और क्वांटिटी हैं, मास, वेलोसिटी, फील्ड एंड चार्ज। मास, वेलोसिटी, फील्ड एंड चार्ज। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा, फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फील्ड बढ़ेगा रेडियस डिक्रीज होगा, फील्ड डिक्रीज होगा रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, तो फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड अमाउंट ऑफ चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम दो चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 एंटर करवाएं एक पर्टिकुलर सेम फील्ड में, दोनों का मास सेम हो, दोनों का वेलोसिटी सेम हो, तो उस कंडीशन में जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस चार्ज का रेडियस, उस चार्ज के सर्कुलर पाथ का रेडियस कम होगा, और जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस ज्यादा होगा। दूसरी बात हम कर रहे थे एंगुलर स्पीड की। तो एंगुलर स्पीड किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? एंगुलर स्पीड डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड। ध्यान रहे कि अगर फील्ड बढ़ाते हैं तो रेडियस कम हो रहा था और एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगा। ये बात हमने 11th में भी पढ़ी थी जब हमने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, आई ओमेगा रिमेंस कांस्टेंट। तो हमने बात की थी, आई वहां पे था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमने कहा था कि आई ओमेगा रिमेंस कांस्टेंट, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप बढ़ाएंगे तो ओमेगा घटेगा, ओमेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप डिक्रीज करेंगे तो ओमेगा बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी दैट इज एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व्ड। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा था रेडियस ऑफ गायरेशन पे, तो अगर रेडियस ऑफ गायरेशन वेरी कर रहा था तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी कर रहा था। तो यहां पर वही बात आ रही है कि जब फील्ड हम बढ़ा रहे हैं तो रेडियस तो कम हो रहा है बट एंगुलर स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट इज अगर मास बढ़ेगा तो एंगुलर स्पीड कम हो जाएगा, और अगर मास कम होगा तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि जब ये रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ पे तो इसके पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे हमने यहां पर ओमेगा निकाल लिया बी क्यू ओवर एम, तो ओमेगा होता है 2 पाई ओवर टी, तो ये हो जाएगा बी क्यू ओवर एम, टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एम ओवर डी क्यू। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई एम ओवर डी क्यू। 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड कैसे डिपेंड हुआ? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हो गया टाइम पीरियड। दैट इज अगर आप मास बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ेगा, अगर आप फील्ड बढ़ाएंगे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कम होगा, अगर आप चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ेगा, अगर फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डिक्रीज होगा, अगर फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ेगा, अगर मास घटेगा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डिक्रीज होगा। उसके बाद बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम कहते हैं कि टाइम पीरियड क्या है हमारा 2 पाई एम बाई बी क्यू है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? बी क्यू ओवर 2 पाई एम। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज पार्टिकल
किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, सबसे पहली बात तो वो सर्कुलर पाथ अटेन करेगा, उस पर एक फोर्स लगेगा BQB sin थीटा। अगर फील्ड एंड वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो फोर्स 0 हो जाएगा। अगर अदर कोई एंगल है तो फोर्स BQB sin थीटा लगेगा। जब वो एंटर करेगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा, तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस mv/bq होगा। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी bq/m होगा। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 2πm/bq होगा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन bq/2πm होंगे। ये जितने भी क्वांटिटी हैं वो डिपेंड करेंगे मास ऑफ चार्ज पे, वो डिपेंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, वो डिपेंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, और वो डिपेंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन पे। ठीक है, सभी क्वांटिटी अलग अलग तरह से इस पे डिपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसी पे बेस्ड हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, हमारा एक डिवाइस है साइक्लोट्रॉन, तो उसको भी हम पढ़ेंगे बाद में। तो सेम यही चीज आएगी, वहां पे भी रेडियस निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा, एंगुलर वेलोसिटी निकलेगा, टाइम पीरियड निकलेगा, फ्रीक्वेंसी निकलेगी, है नहीं? तो वो बिल्कुल इसी पे चलेगा। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसको हम अच्छे से समझेंगे, है ना? ठीक है, अब कोई भी दिक्कत होगी तो हम बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो। थैंक यू।